हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज से हम क्लास 12th का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लास 12th का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमारा सॉल्यूशन चैप्टर है वो बिल्कुल फाइनल हो चुका है और उसकी न्यूमेरिकल की क्लास चलती रहेगी और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपका शुरू हो जाएगा बच्चों। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, अर्थात विद्युत रसायन। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों इसे? विद्युत रसायन। विद्युत रसायन हम कहते किसे हैं? रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया एवं विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्यारे बच्चों कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए, जैसे कि गैल्वेनिक सेल है आपका, है ना, वहां ऑक्सीकरण होता है, एक इलेक्ट्रोड पर अपचयन भी होता है। तो उन सबको समझने के लिए हमें ऑक्सीकरण और अपचयन की कुछ थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए। तो पहले हम आपको ऑक्सीकरण और अपचयन इन दोनों की एक सामान्य नॉर्मल सी जानकारी देते हैं, उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों। आइए सबसे पहले ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो क्लास 12th है बच्चों, है ना, और चैप्टर है आपका दूसरा। इसको विद्युत रसायन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और प्यारे बच्चों लेक्चर है आपका ये पहला। लेक्चर क्या है आपका? पहला है। तो अब सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण अपचयन के लिए बच्चों क्या पता होना चाहिए? रिडॉक्स अपक्रिया एक होती है। रिडॉक्स क्या होती है? रिडॉक्स। रिडॉक्स हम कहते कैसे हैं? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स अपक्रिया। अर्थात अगर रिडॉक्स को हम देखेंगे तो ये क्या बनेगा इसका? रिडक्शन। रिडक्शन प्लस इससे बन गया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसका मतलब हुआ अपचयन और इसका मतलब हुआ बच्चों ऑक्सीकरण। अब ये अपचयन और ऑक्सीकरण होता क्या है ना? किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना। किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है और इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीकरण। और या फिर हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना वो अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अर्थात हम इनके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इन दोनों की हेडिंग्स को लिखते हैं, यानी ऑक्सीकरण क्या होता है उसी में इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ऑक्सीकरण, है ना, क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना। इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है बच्चों? किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहलाता है। कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, है ना। जैसे ये सोडियम धातु है बच्चों। क्या है? सोडियम धातु।
अगर ये सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग दे, है ना, तो Na+1 और प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अभी सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ऐसे ही बच्चों कैल्शियम है या मैग्नीशियम है या कॉपर है, कोई सी भी धातु उठा सकते हो, जैसे कॉपर ले लिया हमने, तो कॉपर बच्चों अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो कॉपर पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब ये Cu+2 का ऑक्सीकरण एक बार और हो सकता है अभी भी, यानी कि Cu+2 जो है ना, Cu+1, अब एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दें तो ये Cu+2 बन जाएगा और प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यानी किसी भी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है ना। और अभी हम जिंक ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं बच्चों, जिंक। तो जिंक यानी कि Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ये कितने निकाल देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो समझ में आया होगा कि किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इसको दूसरे शब्दों में भी हम लिख सकते हैं, और करके अथवा करके, है ना। क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि किसी पदार्थ, ये कक्षा 11 की जानकारी है बच्चों, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा सब, 11th में। किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है, वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। यानी किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या अगर हम देखें तो कितनी है बच्चों, 0 है, और यहाँ पे कितनी हो गई, +1, कितनी हो गई, +1। कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या 0 है यहाँ पर, और यहाँ पे कितनी हो गई, +1। यहाँ पर +1 है और यहाँ पे कितनी हो गई, +2। Zn की यहाँ पर क्या है, 0 है और यहाँ पे कितनी हो गई, +2, ठीक है ना। अरे मुक्त और तात्विक अवस्था में किसी भी एलिमेंट्स की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है बच्चों, 0 होती है, ऐसा आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये परिभाषा भी हमारी बन जाएगी, यानी किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम रिडक्शन के बारे में बात करेंगे कि अपचयन क्या होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो आपने नोट किया होगा बच्चों। इसके बाद अब हम रिडक्शन के बारे में जानकारी लेंगे कि रिडक्शन क्या होता है ना, रिडक्शन क्या होता है, अर्थात अपचयन। अपचयन, रिडक्शन। तो रिडक्शन बच्चों क्या होगा, यानी किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। वही लिखेंगे, किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। अथवा करके हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो अथवा करके भी लिख सकते हैं हम कि किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना क्या कहलाता है बच्चों,
अपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके भी। जैसे हमारे पास है क्लोरीन। अब पहली डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने? किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। तो ये क्लोरीन है, अगर क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो बच्चों इस पर क्या बन जाएगा? Cl-1, Cl-1 चार्ज आ जाएगा इस पर, है ना। तो यहाँ ने इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसका क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। दूसरी परिभाषा क्या है कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना। देखो यहाँ पे इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या थी वो शून्य थी। क्या थी? शून्य थी। और शून्य से क्या हो गई? -1। क्या हो गई? -1 हो गई, ठीक है ना। तो क्या हो गया? इसका अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन। ऐसे ही हमारे पास ये Na+1 है, अब ये ऑक्सीकृत अवस्था में, ये क्या है? ऑक्सीकृत अवस्था में। अब ये यदि इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये क्या बन जाएगा? Na सॉलिड बन जाएगा, Na सॉलिड बन जाएगा, ठीक है ना, अपनी धात्विक अवस्था में आ जाएगा। तो ये क्या है? इसका भी अपचयन हुआ है। क्या हुआ? इसका भी अपचयन हुआ है। ऐसे ही बेटा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हुआ? अपचयन हुआ। क्या हुआ? इसका अपचयन हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही कोई सा भी एलिमेंट्स ले सकते हो, है ना। तो इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। अब बेटा हम शुरुआत करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? विद्युत रसायन, विद्युत रसायन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो विद्युत रसायन होती क्या है बच्चों? यानी रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया एवं विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि विद्युत चालक क्या होता है, विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं, है ना। मतलब आज की क्लास जो है आपकी एक बेसिक क्लास होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या होगी? एक बेसिक क्लास होगी, ठीक है ना। और ये बहुत जरूरी थी, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको लिखते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया एवं विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया एवं विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंध का अध्ययन
किया जाता है, क्या कहलाती है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब विद्युत रसायन, विद्युत रसायन कहलाती है, कहलाती है। ठीक है बच्चों, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और विद्युत ऊर्जा के मध्यम क्या संबंध का अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। हाँ तो बच्चों, आपके समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम किसे कहते हैं, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया एवं विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया एवं विद्युत ऊर्जा के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? विद्युत रसायन कहलाती है। अब प्यारे बच्चों, ये जो विद्युत रसायन है वो बहुत अच्छा कैसे समझ में आएगा? भाई हमें ये मालूम होना चाहिए कि विद्युत धारा किन किन पदार्थों में प्रवाहित हो जाती है और किन पदार्थों में प्रवाहित नहीं होती। तो उसके लिए हमें वो समझना पड़ेगा कि विद्युत चालक क्या होते हैं बच्चों और कुचालक क्या होते हैं। तो इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं बच्चों, है ना। तो हेडिंग लगाएंगे विद्युत चालक। विद्युत चालक इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, कंडक्टर्स वो आएगा कंडक्टर्स, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है क्या कहलाते हैं बच्चों? विद्युत चालक कहलाते हैं। जैसे कि तुम्हारी सभी धातुएं, सारी धातुएं और विद्युत अपघट्य के विलयन, जैसे नमक को जल में घोल दें या फिर CuSO4 को जल में घोल दें या H2SO4 को जल में घोल दें, ये सभी क्या बन जाते हैं? विद्युत अपघट्य बनता है। क्या बनता है? विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य के जो विलयन होते हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और जितनी भी मेटल्स हैं, आपकी धातुएं जितनी भी हैं, उन सब में क्या हो जाती है? विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक कहलाते हैं। विद्युत चालक कहलाते हैं, ठीक है बच्चों, विद्युत चालक कहलाते हैं। इस मात्रा को थोड़ा सा और, विद्युत चालक कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं सभी धातुएं, है ना, धातुएं, कॉमा विद्युत अपघट्य के विलयन, विद्युत अपघट्य के विलयन। ये सभी क्या है बच्चों? विद्युत चालक है। क्या है? सभी विद्युत चालक। तो पहले आप इनको नोट करिए, इसके बाद हम आपको विद्युत कुचालक क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों आपने नोट किया होगा कि विद्युत चालक क्या होते हैं। अब वो कुचालक के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, है ना, कि विद्युत चालक और कुचालक क्या होता है। चालक पढ़ा आपने अभी ये। अब बात करते हैं हम कुचालक की बच्चों। किसकी? कुचालक की। कुचालक इसको बोलते हैं बच्चों बेड कंडक्टर। बेड
कंडक्टर्स। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है क्या कहलाते हैं बच्चों? कुचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कुचालक कहलाते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपका शुद्ध जल हो गया बच्चों, शुद्ध जल है ना, रबर है, कांच है, प्लास्टिक है, मोम है, डॉट 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 ETC कर देते हैं बच्चों। क्या कर देते हैं? बस, है ना। इन सब में क्या है? ये सब विद्युत के कुचालक हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि विद्युत चालक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हमने अभी पढ़ा था विद्युत चालक जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक कहलाते हैं। लेकिन विद्युत चालक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे विद्युत चालकों के प्रकार। इसको बोलते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। विद्युत चालकों के प्रकार। तो ये होते हैं बच्चों दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो धात्विक चालक और एक विद्युत अपघटनीय चालक या विद्युत अपघट्य। तो यहां पे लिखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं बच्चों। नंबर एक धात्विक चालक मेटालिक कंडक्टर, और नंबर दो विद्युत अपघटनीय चालक। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, विद्युत अपघटनीय चालक, है ना। तो पहले इतना नोट करें, उसके बाद हम बात करते हैं कि धात्विक चालक क्या होता है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद विद्युत अपघटनीय चालक पढ़ेंगे हम। तो बच्चों नोट किया होगा आपने। अब बात करते हैं कि धात्विक चालक क्या होते हैं बच्चों। धात्विक चालक क्या होते हैं? तो नंबर एक पर बात करते हैं बच्चों धात्विक चालक यानी मेटालिक कंडक्टर्स। तो धात्विक चालक क्या होते हैं? धात्विक चालक होती है सभी धातुएं। धात्विक चालक क्या होती है? सभी धातुएं। यानी धातुओं में पाए जाते हैं बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में क्या पाए जाते हैं?
मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। यानी कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातुओं में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए हम धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल्स में आप सभी धातु को लिख सकते हैं, जैसे Fe है, जिंक है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है बच्चों। ग्रेफाइट तो अधातु है ना, लेकिन उसमें फिर भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। क्यों हो जाती है पता है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या कहलाते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं बच्चों। धात्विक चालक कहलाते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। अब यहां पे लिखेंगे चूंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी चूंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, यानी कि जब हम इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां पे लिखेंगे इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। अब एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स में जैसे तुम्हारा सोडियम है, कैल्शियम है, ठीक है, कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है ना, डॉट 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 डॉट, ये सभी मेटल्स, सभी धातु हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब नोट में बच्चों क्या लिखेंगे हम, नोट में यहां पे लिखेंगे ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, लेकिन उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण विद्युत
धारा प्रवाहित हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। समझ में आया बच्चों? यानी ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, लेकिन उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए उसमें क्या हो जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, अर्थात वो विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। तो पहले आप इसको अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। उसके बाद हम जो दूसरा प्रकार है विद्युत चालकों का, यानी विद्युत अपघटनीय चालक या विद्युत अपघट्य क्या होता है, उसको पढ़ाएंगे आपको। तो बच्चों अब बात करते हैं हम विद्युत अपघटनीय चालक की। किसकी? विद्युत अपघटनीय चालक क्या होता है, या फिर विद्युत अपघट्य, है ना, विद्युत अपघटनीय चालक। नंबर 2 है आपका विद्युत अपघटनीय चालक, या करके हम इसे विद्युत अपघट्य भी बोल देते हैं बच्चों। क्या बोल देते हैं? विद्युत अपघट्य, है ना, अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये होते क्या है, विद्युत अपघटनीय चालक होता क्या है, ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोल दें और वो आयनों में टूट जाएं। किस में टूट जाए बच्चों? आयनों में टूट जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, या फिर विद्युत अपघटनीय चालक कहलाते हैं। इनमें जो विद्युत का प्रवाह होता है वो मुक्त आयनों के कारण होता है। किसके कारण होता है? मुक्त आयनों के कारण। जो मुक्त आयन बनते हैं उसके कारण में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे NaCl है, अब NaCl को आप जल में घोल दो, ठीक है ना, तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो अब उसके जो जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो उन आयनों के कारण होगी, Na- और Cl- जो है उनके कारण, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा? एक विद्युत अपघट्य कहलाएगा। ऐसे ही H2SO4 है, H2SO4 को आप जल में घोल दो तो H+ और SO4- में टूटता है, तो ये भी, इसका विलयन भी क्या बनेगा? एक विद्युत अपघट्य का विलयन बनेगा। ऐसे CuSO4 है, ZnSO4 है, बहुत सारे सॉल्यूशन बनाओ, है ना, वो सभी क्या कहलाएंगे? विद्युत अपघट्य, जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघटनीय चालक, विद्युत अपघटनीय चालक या विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, और इनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त आयनों के कारण होता है, मुक्त आयनों के कारण होता है। किसके कारण होता है? मुक्त आयनों के कारण होता है, ठीक है। इसलिए हम इन्हें आयनिक चालक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इन्हें आयनिक चालक भी कह सकते हैं। इसलिए इन्हें आयनिक चालक भी कहते हैं, आयनिक चालक भी कहते हैं। और जब हम इन्हें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं
तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है बच्चों। अर्थात द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है ना, पदार्थ का भी स्थानांतरण हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है। अब लिखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से प्रकार हैं? नंबर 1, प्रबल विद्युत अपघट्य। और नंबर 2, विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब बात करेंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो उससे पहले आप इसको अपनी नोटबुक पर नोट करें। तो अब बात करेंगे बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में और दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में। ठीक है ना। पहला नंबर है आपका प्रबल विद्युत अपघट्य। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। प्रबल विद्युत अपघट्य यानी ऐसे विद्युत अपघट्य जिन्हें जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं। मतलब क्या हुआ, 100% आयनों में टूटते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे NaCl है, तो NaCl को जब हम जल में घोलेंगे तो वो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएगा, तो क्या प्रबल विद्युत अपघट्य है। ऐसे ही NaOH है क्षारों में, है ना, तो ये भी प्रबल विद्युत अपघट्य है। ऐसे ही आपका H2SO4 है, वो भी प्रबल विद्युत अपघट्य है। ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे ऐसे विद्युत अपघट्य जिन्हें जल में घोलने पर पूर्ण रूप से का मतलब 100% पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं। टूट जाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ऐसे विद्युत अपघट्य जिन्हें जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चों? जैसे आपका लवड़ों में NaCl है ना, नमक सोडियम क्लोराइड, और H2SO4 है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड है ना, ऐसे ही आपका जो है NaOH, ये सभी क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बच्चों। HCl है ना, KOH, तो ये सभी क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। अब बात करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य की बच्चों, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य इसको बोलते हैं बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है? दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है? ठीक है, ऐसे विद्युत अपघट्य जिन्हें जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते हैं क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। या फिर जिनके वियोजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ऐसे विद्युत अपघट्य जिनके वियोजन की मात्रा कम होती है दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे विद्युत अपघट्य जिनके वियोजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं बच्चों, एग्जाम्पल में जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH है ना, ये आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य है ना। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaSO4 है ना, CaSO4, ठीक है। एक आपका फॉर्मिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है बच्चों, और या फिर NH4OH भी लिख सकते हैं हम, NH4OH डॉट डॉट ETC। तो ये सभी क्या है? आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब इसको अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो धात्विक चालक हैं और विद्युत अपघटनीय चालक हैं, उन दोनों में अंतर क्या क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि धात्विक चालक क्या होता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि विद्युत अपघटनीय चालक क्या क्या होता है ना। तो अब इन दोनों में अंतर क्या हमें नजर आया, उसको और देखेंगे, है ना। तो आप नोट करें। हाँ तो बच्चों, अब बात करते हैं कि धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक में अंतर क्या होता है ना। अभी हमने इनकी डेफिनेशंस पढ़ी, इनके एग्जाम्पल्स पढ़े, तो अब इसके बाद इनमें डिफरेंस हमें क्या नजर आया उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे धात्विक चालक एवं विद्युत अपघटनीय चालक अपघटनीय चालक
में अंतर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कॉपी के 2 भाग करेंगे, है ना, 2 पार्ट कर लेंगे। और पहले वाले में लिखेंगे धात्विक चालक, धात्विक चालक, और दूसरे वाले में लिख लेंगे विद्युत अपघटनीय, अपघटनीय चालक। तो पहला अंतर तो बच्चों सीधा सा है कि इनमें जो होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, जबकि इनमें मुक्त आयनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना, तो पहला अंतर लिखेंगे कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना, जबकि इनमें मुक्त आयनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना बच्चों, जबकि इनमें मुक्त आयनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और दूसरी बात, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, और जबकि इनमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो हम लिखेंगे दूसरे पॉइंट में कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है ना। तो यहां पे लिखेंगे जबकि इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है। अगली बात, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, और जबकि इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है बच्चों। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, जबकि इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो इनकी जो चालकता होती है बच्चों वो अधिक होती है इनकी तुलना में। धात्विक चालकों की चालकता क्या होती है, अधिक होती है। तो यहां पे लिखेंगे इनकी चालकता
इनकी चालकता अधिक होती है, अधिक होती है, ठीक है ना। और इसमें क्या लिखेंगे, जबकि इनकी चालकता धात्विक चालकों, मतलब इनकी चालकता धात्विक चालकों से कम होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करेंगे, अगर हम ताप बढ़ा दें बच्चों तो क्या होगा। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या हो जाती है, घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि प्रतिरोध का मान इनमें बढ़ जाता है। भाई इनमें प्रतिरोध का मान, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में धनायन आने के कारण इनमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में क्या आते हैं, धनायन बहुत तेजी के साथ आने लगेंगे। तो इसलिए इनमें क्या होगा, इनकी चालकता घट जाती है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अगला पॉइंट कि ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता घटती है, क्योंकि प्रतिरोध का मान बढ़ता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, ठीक है ना, प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। और जबकि अगर इनमें ताप बढ़ाएं हम तो फिर इनकी चालकता बढ़ती है, क्योंकि प्रतिरोध का मान इनमें घट जाता है। तो यहां पे लिखेंगे ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है, क्योंकि प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, घटता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध इसका घट जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो हमारी क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप हमारे YouTube चैनल SCN एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। और ऐसे ही हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और हमारी वीडियो का आनंद लेते रहेंगे, हम आपका कोर्स कराते रहेंगे बच्चों। तो आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।